नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा पे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th आईसीएसई के चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट नोट्स कराने वाला हूं दोस्तों। तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और हर एक चीज़ हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे और बहुत आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या वर्क क्या होता है। हम लोग घर में बहुत सारा काम करते हैं और हम लोग थक भी जाते हैं, पर बेसिकली उसे हम वर्क नहीं बोलेंगे। हम लोग के द्वारा तो पता चलता है कि हम लोग कुछ ना कुछ वर्क किए हैं, लेकिन साइंस जो है उसको वर्क नहीं बोलता। साइंस के हिसाब से तभी हम वर्क किए हैं जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी क्या हो जाए, अपनी जगह से क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, मीन्स कुछ दूर मोशन करे। तब हम बोल सकते हैं कि हमने वर्क किया साइंस के हिसाब से। लेकिन हम लोग तो वर्क बहुत सारा करते हैं और हम लोग का एनर्जी भी लॉस होता है। लेकिन साइंटिफिकली वर्क तभी कहलाएगा क्या कि वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। तभी वो बॉडी, किसी भी बॉडी पे जब हम फोर्स लगाते हैं, जब हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से बॉडी क्या करे, डिस्प्लेस करे, मोशन करे, तब हम बोलेंगे कि उस बॉडी पे हमारा क्या हुआ, वर्क डन हुआ। अदरवाइज नहीं हुआ। जैसे कि ये कार को ये आदमी धक्का दे रहा है, इस कार को धक्का देने से ये कार क्या हुआ कि मोशन में आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि इस आदमी ने इस कार पे क्या किया, वर्क किया, इसके द्वारा इस पे वर्क डन किया गया। लेकिन यहाँ पे एक फीमेल है, एक लेडी है, इस वॉल को धकेल रही है, इस दीवार को क्या कर रही है, धकेल रही है। तो ये वॉल जो है वो मोशन नहीं किया, पर ये क्या की, फोर्स तो अपना लगा रही है, फोर्स तो अपना इस वॉल पे लगा रही है, पर ये वॉल जो है मूव मूव नहीं किया। तो हम बोलेंगे कि इस लड़की के द्वारा इस वॉल पे वर्क डन नहीं किया गया। वर्क डन कितना हुआ, जीरो बोलेंगे। तो किसी भी बॉडी पे वर्क डन तभी होगा जब हम उस पे फोर्स लगाएं और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी क्या आ जाए, मोशन में आ जाए, मीन्स अपनी जगह से कुछ दूर डिस्प्लेस हो जाए। तब हम बोलेंगे क्या कि वो बॉडी पे वर्क डन हुआ। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। अब जो हमारा वर्क डन है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड पे। दूसरा, जो कितना दूर वो बॉडी डिस्प्लेस किया उस पे, डिस्प्लेसमेंट एस, उस पे डिपेंड करेगा। ये दोनों पे डिपेंड करेगा। तो मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमारा वर्क डन क्या हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट हो गया। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन। जैसे कि यहाँ पे एक बॉडी है, इस बॉडी पे फोर्स लगाएं तो यहाँ से ये बॉडी मूव करके यहाँ आ गया और दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना था, एस। तो इस पे वर्क डन कितना किया गया, एफ एस, दोनों का प्रोडक्ट। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि वर्क जो है वो डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करता। वर्क एक तरीके का एनर्जी है और ये डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करता, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर वर्क W इक्वल टू होता है दोनों का प्रोडक्ट, F फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, अगर ये F जीरो हो जाएगा तो वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। और S अगर जीरो हो जाए तब भी वर्क डन हमारा जीरो। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ S इज इक्वल टू जीरो देन W इज जीरो। इफ अ बॉडी, इफ अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी अगर मूव नहीं किया, डजंट मूव, देन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो द वर्क डन इज आल्सो इज जीरो। तो चलिए अब देखते हैं इसका यूनिट दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर वर्क W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये यहाँ पे थीटा है दोस्तों, कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं, पहला हम देखते हैं बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट। हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसी डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट को रखेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन बॉडी जो है इधर मूव कर रहा है, बॉडी जो है इधर मूव कर रहा है, मींस डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जिधर कर रहा है उसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा। कितना बन रहा है दोस्तों, थीटा। तो यहाँ से हम जानते हैं क्या कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ एस, क्या होता है, एफ एस। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू ए बी। यहाँ पे ए बी हमारा क्या हो गया, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे कर भी रहे हैं द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। तो ये डिस्प्लेसमेंट अभी हमारा बॉडी का इधर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम उसका जो कंपोनेंट लेंगे किधर, जिधर डायरेक्शन फोर्स का है, फोर्स का इसी डायरेक्शन, फोर्स जो है इस डायरेक्शन में है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट भी हम किस में लेंगे, इसी डायरेक्शन में लेंगे। तो ये आ गया हमारा एस कॉस थीटा। क्योंकि अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का बात करें ए बी सी, तो हम जानते हैं दोस्तों कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारा बेस, और ये हो गया हमारा क्या, परपेंडिकुलर। लेकिन हमें चाहिए क्या, बेस और हाइपोटेनियस। तो हमारा बेस कितना है, हमें फाइंड करना है।
हाइपोटेनियस हमें पता है कितना है s, और cos थीटा, तो यहाँ से बेस हमारा है AB, और ये क्या है हाइपोटेनियस AC, AC हाइपोटेनियस बेस AB। तो यहाँ से AC हमें पता है कितना दिया हुआ है, S दिया हुआ है, तो यहाँ पे S रख दिए। cos थीटा इज इक्वल टू आ गया क्या, AB अपॉन S, तो यहाँ से ये S जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा थीटा cos थीटा के साथ, तो हमारा AB कितना आ गया, S cos थीटा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वर्क हमारा क्या हो गया, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये थीटा जो होता है दोस्तों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। अगर मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, तो उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं थीटा। तो यहाँ से हमारा एक नया फॉर्मूला क्या आ गया, नया क्या मतलब वही फॉर्मूला हो गया, फोर्स इज W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हमारा कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स के डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, ये हमारा फोर्स के डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया W इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस कॉस थीटा। एक और है दोस्तों, अभी हम पीछे देखे थे कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अब देखेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो फोर्स का कंपोनेंट लेंगे इसी डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हैं ये है हमारा फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में पी एन एफ ट्रायंगल में बात करें, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एन ए, इसमें बात करें पी एन ए ट्रायंगल में बात करें, तो हम जानते हैं क्या कि ये जो एन ए है, एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पी ए कॉस थीटा, एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए कॉस थीटा। अगर इसको हम लोग मान लें ये हाइपोटेनियस और ये हमारा है परपेंडिकुलर और ये बेस है, अगर इसको बेस लेके चले तो बेस अपॉन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ गया पीछे जो तरीका बताया दोस्तों वही, यहाँ से आ गया पी ए कॉस थीटा। अब पी ए हमारा क्या है, फोर्स है, पी ए हमारा क्या है, फोर्स है, तो यहाँ पे हम फोर्स रखेंगे और कॉस थीटा रखेंगे, हमारा आ गया एन ए क्या आ गया, एफ कॉस थीटा। तो वर्क डन यहाँ से आ जाएगा W इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं W इक्वल टू एफ क्रॉस एस कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारा वर्क डन है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, पहला द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दूसरा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, एंड तीसरा द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। ये तीनों चीज पे हमारा जो वर्क डन है वो डिपेंड करेगा। अब देखते हैं कुछ स्पेशल केस है दोस्तों, कुछ स्पेशल केस है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं केस वन, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी जो हम लोग पढ़े W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो ये थीटा हमारा एंगल होता है किसके किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में। तो अगर जो है हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के ही दिशा में होगा, तो यहाँ पे थीटा हमारा क्या होता है, 0 डिग्री। तो अगर थीटा 0 डिग्री होता है तो हम जानते हैं क्या कि कॉस जीरो का वैल्यू होता है दोस्तों कितना, 1। कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे हम लोग W इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे W इक्वल टू एफ एस कॉस जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा एफ एस 1 इंटू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एस ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा W इक्वल टू एफ एस, मीन्स जब हमारा डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में ही रहेगा तब हमारा जो वर्क डन होगा दोस्तों वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये है हमारा फोर्स नीचे लग रहा है mg, और इसी डायरेक्शन में बॉडी मूव भी कर रहा है, डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, उसका डिस्प्लेसमेंट भी है। तो यहाँ से W इक्वल टू लिखेंगे F इंटू एच, ये हाइट हो जाएगा उसका, और F इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है mg, और ये mg होता है क्या, वेट होता है, जिस जिस ग्रेविटी जिस फोर्स से अर्थ बॉडी को खींचता है उसी को mg बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ से F इंटू एच को लिख सकते हैं हम mgh, और ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मतलब पॉजिटिव वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन फ्री फॉल। तो जब कोई बॉडी फ्री फॉल करता है तब उसके द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो पॉजिटिव वर्क डन होता है। क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। केस टू, अगर डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स लगा रहे हैं उसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, मतलब नॉर्मली अगर हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है इसका परपेंडिकुलरली, तो इस पे जो वर्क डन होगा दोस्तों वो क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि cos 90 का वैल्यू, जो cos 90 का वैल्यू होता है वो होता है जीरो दोस्तों, कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पे एंगल जो है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना है, 90 डिग्री, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। मीन्स अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री तो वर्क डन होगा जीरो, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री, तब जो वर्क डन होगा हमारा होगा पॉजिटिव। और तीसरा केस है दोस्तों, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, तो सर्कुलर मोशन कोई बॉडी करता है तब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोनों के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री, तो इस टाइम जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। अब एक तीसरा केस बनता है जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना हो,
180 डिग्री हो, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, तब जो हमारा वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। कैसे? इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा। और 180 डिग्री दैट मींस cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -Fs। यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन होगा। तो दिस इज यूजुअली केस व्हेन द फोर्स अपोजेस द मोशन और इट ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। जब कोई बॉडी मूव करके आपके पास आ रहा है तो आप उस पे फोर्स लगा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है पर आप फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो इस टाइम में उसके बीच में जो एंगल बनता है वो 180 बनता है, और इस टाइम जो वर्क डन होता है वो हमारा नेगेटिव वर्क डन होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, फोर्स नीचे लग रहा है, लेकिन हम इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स नीचे लग रहा है, जिसकी वजह से इसके बीच में एंगल बनेगा 180 डिग्री, और इसके बीच में एंगल 180 डिग्री बनेगा, तो इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव वर्क डन होगा। तो नेगेटिव वर्क डन बाय द फोर्स ग्रेविटी इन अपवर्ड मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट में, तब हमारा वर्क डन जो होता है दोस्तों वो होता है नेगेटिव। अब देखिए दोस्तों, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी W इज इक्वल टू mgh होता है, और ये mg होता है वेट मींस फोर्स, और ये h होता है हाइट दोस्तों। तो यहाँ से हम जान देखते हैं, लेट अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है जिसका मास है m, मूव डाउन थ्रू अ वर्टिकल हाइट, ये नीचे आ रहा है कुछ वर्टिकल हाइट h से, ये बेस है, यहाँ पे आएगा ये ऑब्जेक्ट either डायरेक्टली और थ्रू एन इंक्लाइंड प्लेन, या तो डायरेक्टली आ रहा है या कहीं पे ऐसे करके इंक्लाइंड प्लेन पे आ रहा है, तो हम डायरेक्टली वाला लेते हैं दोस्तों। तो देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी इज, तो इस बॉडी पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा वो कितना लगेगा? F इज इक्वल टू mg लगेगा, mg के बराबर, एक्टिंग डाउनवर्ड इन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि हमारा ये जो बॉडी है नीचे मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, और इसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या मानते हैं हाइट के केस में? अपवर्ड, और वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल मोशन में क्या मानते हैं? h। यहाँ पे f इज इक्वल टू क्या हो गया? h। देयरफॉर द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी इज mgh। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के थ्रू वर्क डन होगा बॉडी पे वो क्या होगा? w इज इक्वल टू mgh होगा। तो यहाँ पे दो केस है, इफ द बॉडी m गोज अप थ्रू अ वर्टिकल हाइट, अगर बॉडी ऊपर जाएगा, अगर बॉडी ऊपर जाएगा, नीचे से हम कोई बॉडी को ऊपर भेज रहे हैं, तो उस टाइम जो वर्क डन होगा हमारा दोस्तों वो नेगेटिव होगा। लेकिन जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है उस टाइम जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। बस, अब आगे चलते हैं दोस्तों, तो यूनिट अब देखते हैं, यूनिट्स ऑफ वर्क। तो ऐसा यूनिट वर्क का होता है जूल, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जे से। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, और लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट का भी होगा क्या दोस्तों? मीटर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 जूल वर्क डन क्या होगा हमारा? तो 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displaces a body through a distance of 1 मीटर। मतलब कोई बॉडी पे 1 जूल ऑफ वर्क डन तभी होगा जब उस बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी 1 मीटर तक क्या करेगा? 1 मीटर डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब हम बोलेंगे कि उस बॉडी पे 1 जूल ऑफ वर्क डन किया गया। अब वर्क डन का कुछ बिगर यूनिट्स भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं, किलो जूल, मेगा जूल, गीगा जूल। किलो का मतलब 10 का पावर 3, किलो का मतलब 1000, और मेगा का मतलब 10 की पावर 6, और गीगा का मतलब 10 की पावर 9। उसी तरीके से वर्क का जो सीजीएस यूनिट होता है दोस्तों वो होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग। और 1 अर्ग इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डाइन होता है फोर्स का सीजीएस यूनिट, फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन, और ये सेंटीमीटर जो सीजीएस यूनिट में मीटर लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे 1 जूल में 1 न्यूटन 1 मीटर इतना होता है, तो 1 न्यूटन में कितना होता है? 10 की पावर 5 डाइन, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। हम बोल सकते हैं क्या कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है? तो 10 की पावर 7 अर्ग होता है। देखते हैं दोस्तों हम लोग पावर क्या देखते हैं? पावर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मींस रेट मतलब कि हम एक यूनिट टाइम में किसी भी बॉडी पे कितना वर्क कर रहे हैं वही हमारा पावर बताता है। जैसे कि पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। मेजरमेंट ऑफ पावर आप देख सकते हैं, द पावर spent by a source is measured as the amount of work done by the source in 1 second। मतलब एक यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम में किसी भी बॉडी पे हम कितना वर्क कर रहे हैं वही हमारा पावर बताता है, और इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द सोर्स। इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं इफ वर्क इज W डन इन टाइम T, अगर किसी बॉडी पे हम वर्क किए W और T टाइम तक किए तो उसके वजह से पावर हो जाएगा क्या? वर्क डन बाय टाइम। पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्क डन अपॉन
टाइम, मतलब एक यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम में हम कितना वर्क कर रहे हैं किसी बॉडी पे, वही हमारा क्या बताता है, पावर बताता है। अब बोल रहा है इफ अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड इट डिस्प्लेस द बॉडी बाय अ डिस्टेंस s इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन टाइम t, देन द वर्क डन। मतलब ये कि एक तो हो गया वर्क डन के केस में पावर का फार्मूला पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, लेकिन फोर्स के केस में पावर का फार्मूला क्या होगा, तो अगर एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है किसी भी बॉडी पे और वो बॉडी जो डिस्प्लेस कर रहा है एस डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, और उसको डिस्प्लेस करने में लग रहा है टाइम टी, तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस होगा और पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, वर्क डन बाई टी। तो वर्क डन बाई टी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ से हम डब्ल्यू का वैल्यू एफ एस यहाँ पे रखेंगे तो एफ इंटू एस बाई टी, और हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें क्या देता है, स्पीड देता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एस बाई टी इक्वल टू एवरेज स्पीड या फिर स्पीड। तो पावर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू एवरेज स्पीड या फिर फोर्स इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहाँ से ये केस हो गया पावर और फोर्स के केस में, पावर का फॉर्मूला फोर्स के केस में, जब कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा हो कांस्टेंट फोर्स और वो डायरेक्शन जो है उसका डिस्प्लेसमेंट का वो फोर्स के डायरेक्शन में ही हो रहा हो और उसको डिस्प्लेस होने में कुछ टाइम टी लगे, तब उसका वर्क डन जो है, तब उस पे जो पावर लगेगा वो एफ इंटू बी के फॉर्म में लगेगा। दस, पावर स्पेंड बाय अ सोर्स इज डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। हम बोल सकते हैं कि पावर जो है किसी भी बॉडी पे जो लगता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स, हम सोर्स के थ्रू कितना वर्क डन उस पे कर रहे हैं सो, और दूसरा द टाइम टेकन बाय द सोर्स टू डू द सेड वर्क, मतलब उस वर्क को करने में कितना टाइम हमें लग रहा है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है हमारा पावर। देखिए दोस्तों, पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। इस तरीके से हम बोल सकते हैं 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन इन 1 सेकेंड, देन पावर स्पेंट इज सेड टू बी 1 वाट। अगर 1 जूल वर्क डन कर रहे हैं हम 1 सेकंड में, अगर हम किसी पे वर्क कर रहे हैं, कोई चीज पे हम काम कर रहे हैं और 1 जूल एनर्जी हमारा 1 जूल वर्क डन कर रहे हैं 1 सेकेंड में, हम बोलेंगे कि 1 वाट पावर उस पे यूज हुआ या फिर स्पेंड हुआ। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, दैट मीन्स 1 जूल पर सेकेंड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। उसी तरीके से पावर का बिगर यूनिट हो जाएगा क्या, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। तो अभी बता चुके हैं दोस्तों, किलो का 10 का पावर 3 वैल्यू, मेगा का 10 का पावर 6 वैल्यू, गीगा का 10 का पावर 9 वैल्यू। और स्मॉलर यूनिट्स अगर पावर का बोले तो मिलीवाट, माइक्रोवाट। मिली का मतलब 10 का पावर -3 वैल्यू और माइक्रो का मतलब 10 का पावर -6, 10 टू द पावर -6। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इफ अ मशीन डज गिवन अमाउंट ऑफ वर्क इन लेस टाइम, मोर पावर इज स्पेंड बाय इट। अगर कोई मशीन जो है, हम जानते हैं पावर इक्वल टू होता है वर्क डन बाय टाइम, अगर कोई मशीन जो है कम समय में ज्यादा वर्क कर रहा है, तो हम बोलेंगे क्या कि उसके द्वारा जो है पावर जो है ज्यादा स्पेंड किया जा रहा है। समय कम लगा रहा है, वर्क ज्यादा कर रहा है, मतलब वर्क डन अगर बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा, टाइम कम होगा तो पावर बढ़ेगा। हम टाइम कम लगा रहे हैं किसी भी बॉडी पे वर्क करने में, हमारा पावर क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई मशीन गिवन अमाउंट ऑफ वर्क करता है लेस टाइम में, उसका पावर जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर होगा। और सीजीएस यूनिट पावर का हो जाएगा दोस्तों अर्ग पर सेकेंड, अर्ग पर सेकेंड, और अर्ग पर सेकेंड और जो वाट है और अर्ग पर सेकेंड के बीच में भी रिलेशन यही होता है 10 की पावर 7। और हम जानते हैं 1 एचपी हॉर्स पावर इसको बोलते हैं दोस्तों, 1 एचपी में होता है 746 वाट, और इसको अगर किलो वाट में चेंज करने की कोशिश करें तो 0.746 किलो वाट। देख लेते हैं दोनों दोनों के बीच में डिफरेंस, वर्क और पावर के बीच में डिफरेंस। तो वर्क क्या होता है, तो वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और पावर क्या होता है, तो पावर ऑफ अ सोर्स इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। यही होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर वर्क डन इन 1 सेकेंड। उसी तरीके से वर्क जो है डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, तो वर्क डन जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, बट पावर डिपेंड्स ऑन टाइम, क्योंकि कितना समय में हम कितना वर्क कर रहे हैं वही हमारा पावर को बताता है, तो ये टाइम पे डिपेंड करता है। और ऐसा यूनिट होता है वर्क का क्या, जूल, और पावर का ऐसा यूनिट होता है क्या, वाट। तो ये तीन बेसिक डिफरेंस थे दोस्तों जो आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्या, एनर्जी। क्या है, एनर्जी। तो द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब किसी भी काम के करने का कैपेसिटी। जैसे कि हम लोग जाते हैं अगर ग्राउंड कभी दौड़ने, तो हम लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं इस ग्राउंड का 3 राउंड लगा सकता हूँ, मतलब मेरे अंदर उतना एनर्जी है कि हम इस ग्राउंड के 3 चक्कर लगा सकता हूँ। मतलब when a body does work its energy decreases, जब कोई बॉडी वर्क करता है, जब कोई बॉडी वर्क करता है तो उसका एनर्जी डिक्रीज होता है। लेकिन अगर उस बॉडी पे वर्क किया जाएगा, उस बॉडी पे काम किया जाएगा,
ये बॉडी का एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब अगर हम किसी पे वर्क कर रहे हैं तो मेरा एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन कोई हम पे वर्क कर रहा है तो हमारा एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे एक पत्थर है, इस पत्थर को ये आदमी क्या कर रहा है, उठा के यहाँ पे इस हाइट पे रख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक उठा के इसको यहाँ तक रखने में इस आदमी का कुछ तो एनर्जी लॉस हुआ। तो जो एनर्जी लॉस हुआ वो आदमी का जो एनर्जी लॉस हुआ इस पत्थर में आके स्टोर हो गया। मतलब इस पत्थर को यहाँ तक हाइट पे रखने में जो एनर्जी इस जो लॉस हुआ आदमी का वो एनर्जी किसमें, इस पत्थर में आके स्टोर हो गया। मतलब इस पत्थर पे हम वर्क किए तो इसका एनर्जी इंक्रीज हो गया और हम जो है वर्क किए तो हमारा एनर्जी क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। उसी तरीके से वर्क एंड पावर, जिस तरीके से ये दोनों स्केलर क्वांटिटी थे, एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसका ऐसा यूनिट हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी सेम एज द वर्क, जूल, और इसको डिनोट करेंगे कैपिटल जे से। उसी तरीके से सीजीएस यूनिट भी इसका हो जाएगा अर्ग, और 1 अर्ग में 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बिगर यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर वॉट आवर, किलो वाट आवर, क्योंकि हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हम वर्क डन निकालने की कोशिश करें तो वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो पावर का यूनिट होता है दोस्तों वाट और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं कि मेरा, और वर्क डन एक तरीके का एनर्जी ही है, तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, वाट सेकेंड। क्या हो जाएगा दोस्तों, वाट सेकेंड। तो वही और भी जो बिगर यूनिट्स है उसको हम लोग बोल सकते हैं वाट आवर, किलो वाट आवर। तो वाट आवर में कितना वाट सेकेंड होता है, कितना जूल एनर्जी होता है। वाट आवर इक्वल टू 1 वाट आवर का मतलब आवर जो है इज द एनर्जी स्पेंट और बाय अ सोर्स पावर इन 1 वाट इन 1 आवर। मतलब 1 वाट पावर जो है वो स्पेंड कर रहा है 1 घंटे में, तो उसका एनर्जी कितना होगा दोस्तों, 3.6 किलो जूल। मतलब 1 वाट आवर में कितना जूल एनर्जी होता है, 3.6 किलो जूल एनर्जी होता है। उसी तरीके से किलो वाट आवर है, तो 1 किलो वाट आवर, एक सेकंड दोस्तों, 1 किलो वाट आवर इज द एनर्जी स्पेंट और वर्क डन बाय अ सोर्स पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। मतलब 1 किलोवाट आवर का एनर्जी तब स्पेंड होगा जब कोई भी सोर्स से 1 किलोवाट पावर किया जाएगा 1 घंटे में, या दिया जाएगा पावर। मतलब 1 घंटे तक 1 किलोवाट आवर पावर देंगे तो उस सोर्स के द्वारा जो एनर्जी लॉस होगा वो भी कितना होगा, 1 किलोवाट आवर का एनर्जी लॉस होगा। और 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी होता है। और हम बताए थे 10 की पावर 6 को हम लोग मेगा भी बोलते हैं, तो यहाँ से हम इसको 3.6 मेगा जूल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ है वाट एंड किलोवाट आर द यूनिट्स ऑफ पावर। वाट और किलोवाट ये दोनों जो है वो यूनिट है किसके, पावर के। लेकिन वाट आवर और किलोवाट आवर ये दोनों यूनिट्स है किसके, एनर्जी के। क्योंकि एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम ऑफ वर्क। मतलब यहाँ पे हम बता देते हैं दोस्तों, यहाँ से एनर्जी हमारा क्या आएगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी यूनिट्स है एनर्जी के। पहला है कैलोरी। कैलोरी क्या होता है, तो 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना एनर्जी देना पड़ता है, मतलब 1 ग्राम पानी को जितना हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वही हमारा होगा 1 कैलोरी ऑफ हीट। इट इज रिलेटेड एज जूल। अब 1 जूल में 0.24 कैलोरी होता है और 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है। किलो कैलोरी बोलेंगे तो 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होगा, और जो कि लिखेंगे अगर जूल में तो 418 जूल 0 जूल होगा। उसी तरीके से यहाँ पे एक यूनिट है दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो द एनर्जी ट्रांसफर इन केस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इज वेरी स्मॉल, उसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। सो इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे होते हैं, तो इनमें जो एनर्जी जो है दोस्तों, जिसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। 1 electron volt is the energy gained by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तब गेन किया जाएगा किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जब इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक
एक पोटेंशियल उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट का होगा, उस टाइम जो एक्सेलरेशन होगा, उसके द्वारा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू में जितना एक्सेलरेशन करेगा, उसके द्वारा जितना एनर्जी गेन किया जाएगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर कितना होता है? 1.6 × 10 की पावर -19 जूल। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। और वही जो एनर्जी में चेंज कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो 1.6 × 10 की पावर -19 जूल। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एनर्जी जो है वो क्या होता है? एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। और पावर क्या होता है? तो पावर ऑफ अ सोर्स इज द रेट ऑफ विच एनर्जी इज सप्लाइड बाई इट, या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी स्पेंट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, बट पावर डिपेंड्स ऑन टाइम विच एनर्जी इन इज स्पेंट। और ऐसा यूनिट जो है दोस्तों, वो एनर्जी का क्या होता है? जूल। और ऐसा यूनिट पावर का क्या होता है? वॉट। तो अब देखते हैं उनके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल्स है दोस्तों। न्यूमेरिकल को देखते हैं। अ क्रेन पुल्स अप अ कार ऑफ मास 500 kg टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 4 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द क्रेन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक क्रेन है जो एक कार को लिफ्ट करता है, जिस कार का वेट कितना है? 500 kg है। और वो यहाँ पे एक कार है, मान लीजिए कि ये एक कार है। इस कार को एक क्रेन क्या करता है? लिफ्ट करता है। कितना हाइट तक लेके जाता है? 4 मीटर हाइट तक लेके जाता है। तो बताइए इस क्रेन के द्वारा इस कार पे कितना वर्क डन किया गया, ये हमें बताइए। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों? तो हमारे पास हाइट है कितना? 4 मीटर। कार का मास है कितना? 500 kg। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इन ऑर्डर टू रेज द कार द क्रेन हैज टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देयरफॉर द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द कार इज, यहाँ पे फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? हाइट के केस में जो फोर्स लगता है दोस्तों, वो होता है mg के बराबर। तो mg और मास कार का दिया हुआ 500 kg, और g का वैल्यू हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो आया 4900 न्यूटन। ये आया फोर्स हमारा। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इस पे? 4 मीटर का। तो वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे एफ एस। तो एफ हमारा आ गया 4900, और एस कितना डिस्प्लेस किया? ये 4 मीटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19,600 जूल। एनर्जी जो है उस क्रेन को करना पड़ेगा उस कार को 4 मीटर तक उठाने में। अब यहाँ पे अब देखते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। A force of 10 Newton displaces a body by a distance of 2 meter at an angle of 60 degree to its own direction. Then find the amount of work done. तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन का, और ये इस फोर्स की वजह से कोई एक बॉडी जो है वो कितना दूर? 2 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है इन द एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन का फॉर्मूला हम जानते हैं दोस्तों, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया हुआ है। हम बस पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, एस दिया हुआ है 2 मीटर, कॉस थीटा मतलब कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू होता है दोस्तों 1/2, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 10 × 2 × 1/2, तो ये 1/2 से 2 कट कैंसल, तो हमारा आ गया कितना? 10 जूल ऑफ वर्क। मतलब यह है कि वो जो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का उस बॉडी पे, जिसकी वजह से वो 2 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है, तो कितना जूल वर्क डन करना पड़ेगा उसको? 10 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका जो होता है दोस्तों, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ये आप अपने अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और अगर इसका आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके इस चैनल को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इसका पीडीएफ आप लोग वहां से ले सके, क्योंकि मैं क्लास खत्म होने के बाद वहां पे इसका पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दूंगा।